का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, इस चैप्टर के गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो है वो 10 नंबर के आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यानी गद्यांश पर आधारित आपको 5 प्रश्न दिए होते हैं जिसके उत्तर आपको लिखने होते हैं और हर प्रश्न 2-2 अंक का होता है। इस तरह से जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न है उसके उत्तर देने पर आपको 10 अंक प्राप्त होते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो हैं उनका सही उत्तर आपको नहीं मिल पाता। ऐसे में आप तमाम गलतियां करते हैं। चूँकि जो गद्य है वो परीक्षा की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक में और सारे चैप्टर्स महत्वपूर्ण हैं या और सारे खंड महत्वपूर्ण हैं, जैसे पद्य खंड या संस्कृत खंड या खंड काव्य। उसी प्रकार से गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी देरी के हम पहले गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो पहला गद्यांश है आपके पाठ्यपुस्तक में वो इस प्रकार है कि भूमि पर बसने वाला जन और तमाम चीज़ें दी गई हैं, डैश 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 धर्म है। यानी कि इस गद्यांश का उत्तर हम सिर्फ संकेत बता रहे हैं। आप गद्यांश अपने किताब से पढ़ लीजिए और तत्पश्चात इसके प्रश्नों के उत्तर की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न इस प्रकार से आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न होगा कि उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आप जानते हैं कि शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो आप इतना लिखेंगे कि शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, राष्ट्रभूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। आपने पढ़ा है कि राष्ट्रभूमि के भौतिक रूप का जो सौंदर्य है, समृद्धि है, इसके प्रति हमें सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। यही हमारा क्या है, आवश्यक कर्तव्य है। तो ये उत्तर आप लिख लीजिए। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, यानी निराधार कहा है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को। तो उत्तर आप लिखेंगे कि लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। यानी जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह क्या होती है, निर्मूल होती है। इतना आप उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न होगा आपके गद्यांश में कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो आपने पढ़ा है, ये गद्यांश आप पढ़ेंगे तभी आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिए। अगला देखिए प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या के अंतर्गत आप लिखेंगे कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद पश्चात आप लिख सकते हैं आराम से। एक बार फिर से हम आपको रेखांकित अंश की व्याख्या पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लेखक ने कहा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। देखिए, कोई भी पौधा अगर आप लगाते हैं तो जितना ज़्यादा जड़ें उसकी पृथ्वी के अंदर जाती हैं उतना ही उस पौधे पर फूल, फल इत्यादि पल्लवित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से लेखक ने यही कहने का प्रयास किया है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, सशक्त का मतलब होता है मजबूत, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। आगे आप लिखेंगे, अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। इतना आप लिख लेंगे। अगला देखिए प्रश्न है कि भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है। तो आप जानते हैं कि भूमि का निर्माण देवों ने किया और यह अनंत काल से है। अगला प्रश्न है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने का परिणाम राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता है। यानी हम जितना अधिक भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहेंगे हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही ज़्यादा प्रबल होगी, यानी मजबूत होगी। अगला प्रश्न है कि किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो आप जानते हैं कि भूमि, जन एवं संस्कृति के सम्मिलन से क्या होता है, राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो आप लिखेंगे भूमि, जन एवं संस्कृति के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है।
अगला प्रश्न है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो आप उत्तर लिखेंगे कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय समस्त विचारधाराओं की जननी है। अगला प्रश्न है कि हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकेगी? तो आप उत्तर लिखेंगे कि हमारी राष्ट्रीयता पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने से बलवती हो सकेगी। यानी हमारी राष्ट्रीयता तभी बलवती होगी, तभी मजबूत होगी जब हम पार्थिव स्वरूप की जानकारी भूमि यानी अपने पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप की प्रति जितना ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो जाएगी। यानी हमें पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप की अच्छी प्रकार से जानकारी रखनी है, तभी जाके हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। देखिए अगला जो गद्यांश है आपका इस प्रकार से होगा कि मातृभूमि पर डैश 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 उत्पन्न होते हैं। देखिए मातृभूमि पर और डैश डैश करके उत्पन्न होते हैं, हमने सिर्फ संकेत यहाँ पर लिखा है, बाकी चीज़ें आप अपने बुक से देख लीजिए, अपनी किताबें खोल लीजिए, उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर आप देखिए। देखिए इसमें भी आपको पहला प्रश्न मिल रहा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। देखिए शीर्षक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल शीर्षक का नाम है आपका राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो आप उत्तर लिखेंगे पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। देखिए अगर पृथ्वी हो और पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग न हों तो राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। तो प्रश्न है आपका कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो आप उत्तर लिखेंगे पृथ्वी हो और उस पर बसने वाले मनुष्य न हों तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो आप उत्तर लिखेंगे जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। देखिए पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, यानी कि हम माता कहते हैं पृथ्वी को, क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है उस पर निवास करने वाले लोग हैं उसकी बच्चों की तरह हैं, और जब मनुष्य पृथ्वी पर रहेगा तभी वो क्या कहलाएगी? मातृभूमि कहलाएगी, यानी माता का उसे अधिकार प्राप्त होगा। तो इसीलिए आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अगला देखिए प्रश्न होगा आपके किताब में कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। अन्न मतलब अनाज देती है। इसकी धूल में हम खेलकर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है। अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थ में पृथ्वी का पुत्र है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या कहा गया है कि जैसे जिस प्रकार हमें हमारी माता क्या करती है? जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार हमारी मातृभूमि यानी जो पृथ्वी है वह भी हमें क्या करती है? खाने के लिए अनाज देती है। उसकी धूल में हम खेलते हैं और फिर बड़े होते हैं। उसकी हवाओं में हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के समान क्या करती है? हमारा पालन पोषण करती है। जैसे हमारी माता हमारा पालन पोषण करती है, हमसे प्रेम करती है, उसी प्रकार पृथ्वी भी क्या करती है? माता के समान हमारा पालन पोषण करती है। अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का क्या है? पुत्र है। इतना आप लिखेंगे। अगला देखिए गद्यांश दिया गया है कि जन का प्रवाह, उसके बाद डैश डैश करने के बाद है करना होता है। यानी ये तीसरा आपका गद्यांश है। संकेत हम सिर्फ लिखे हैं, हम बार बार आपको बता रहे हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलें, तदुपरांत आप इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। देखिए प्रश्न है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है? तो जन का प्रवाह जो है अनंत होता है और संदर्भ जो है वो पूर्ववत है। यानी शीर्षक का जो नाम है वो राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक का नाम जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल है। अगला प्रश्न है इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या के अंतर्गत आप लिखेंगे प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एकरूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। देखिए इसमें यह कहने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास जो है वो निरंतर बदलता रहता है। हर राष्ट्र का जो इतिहास है वो क्या है? हमेशा बदलता रहता है। उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते हैं।
और राष्ट्र के निवासियों की जो श्रृंखला है, यानी राष्ट्र में जो निवास करते हैं लोग, उनकी जो श्रृंखला है वह तो क्या है, निरंतर चल रही, हमेशा चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ क्या करता है, जुड़ा रहता है। यानी एक पीढ़ी आई, उसकी दूसरी पीढ़ी आई, तो इस तरह मनुष्य जो है वो क्या है, अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, यानी हमारा राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का भी जीवन रहेगा। ये आप लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि सूर्य की रश्मियों के प्रवाह से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जिस प्रकार से सूर्य की रश्मियाँ अमर हैं, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। अगला प्रश्न है कि घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर लिखिए, यहाँ पर घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पदचिन्ह छोड़ता है। देखिए एक बार पुनः सुन लीजिए। घाटों का निर्माण का आशय यह है कि मनुष्य अपने कर्म और श्रम, यानी अपने कार्य और परिश्रम के द्वारा विकास के लिए पदचिन्ह छोड़ता है। ठीक है, अपना एक पदचिन्ह बनाता है। अगला प्रश्न, सततवाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सततवाही का जो अर्थ है वो है सदा प्रवाहित या अस्थायी, यानी सदा बहने वाली। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जब तक सूर्य की जो रश्मियाँ हैं, किरणें हैं, वो हमेशा पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। अगला प्रश्न है, जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि नदी का प्रवाह निरंतर गतिमान रहता है, इसीलिए जनजीवन के प्रवाह को नदी की तरह कहा गया है। यानी जिस प्रकार से नदी का जो प्रवाह है, यानी नदी जो है वो निरंतर गतिमान रहती है, यानी बहती रहती है, ठीक उसी प्रकार से जनजीवन का प्रवाह भी नदी की तरह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है कि तादम्य और अजर का शब्दार्थ लिखिए। तो तादम्य का मतलब है एकत्व, यानी एकता या एक सा होना, और अजर का अर्थ है क्षय रहित, यानी जो बूढ़ा ना हो। का गद्यांश है कि राष्ट्र का तीसरा अंग डैश डैश निर्भर है। तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, संदर्भ आप पूर्वत लिखेंगे उसी प्रकार जैसे कि शीर्षक का नाम, राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। अब इसमें प्रश्न है कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो आप लिखेंगे कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यानी राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, यानी राष्ट्र कैसे तरक्की करेगा। तो आप लिखेंगे कि संस्कृति का विकास होगा और उत्थान होगा, तभी जाकर के क्या होगा, राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अगला प्रश्न है, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है। तो आप उत्तर लिखेंगे, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को संस्कृति कहा जाता है। अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि राष्ट्र के संपूर्ण स्वरूप में संस्कृति का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि भूमि और जन का होता है। अर्थात भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संस्कृति है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व में संस्कृति के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो समृद्धिशाली राष्ट्र को मिटते हुए देर न लगेगी। संस्कृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ एक दूसरे के लिए अनिवार्य भी है। एक के न रहने पर दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प ही संस्कृति है। अर्थात किसी समाज में ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है, वही संस्कृति है। अगला प्रश्न है कि संस्कृति का तात्पर्य क्या है। तो आप लिखेंगे, संस्कृति का तात्पर्य सभ्यता किसी समाज के ज्ञान और ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है, वही संस्कृति है। देखिए, संस्कृति क्या है, सभ्यता या किसी समाज के ज्ञान और ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों, यानी ज्ञान के प्रकाश में किया गया जो भी आपका कार्य है, उसका जो सम्मिश्रण है, उससे जो सभ्यता विकसित होती है, वही क्या है, संस्कृति है।
अगला प्रश्न है कि लेखक ने क्यों कहा है कि संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार किसी भी वृक्ष का सारा सौंदर्य, सारा गौरव और सारा मधुरस उसके पुष्प में विद्यमान रहता है, उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन का चिंतन, मनन एवं सौंदर्य बोध उसकी संस्कृति में ही निवास करता है। देख लीजिए एक बार पुनः, लेखक ने क्यों कहा है कि संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है। तो लेखक ने इसलिए कहा है क्योंकि देखिए किसी भी वृक्ष का जो सारा सौंदर्य होता है, आकर्षण होता है, मधुरस होता है, वो सारा क्या होता है, उसके फूल में विद्यमान रहता है। ठीक उसी प्रकार से राष्ट्र के जीवन का चिंतन, मनन एवं सौंदर्य रूप जो है वो संस्कृति में ही निवास करता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे कि भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है, मतलब राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, इन दोनों के रूप में हमें जिस संस्कृति का दर्शन प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय संस्कृति कहते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं। भूमि पर बसने वाले लोग और उनके ज्ञान के क्षेत्र में जो, देखिए इस प्रकार लिखेंगे, भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है। भूमि पर बसने वाले जो लोग हैं उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी सोचा है और जो कर्म के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है, इन दोनों के रूप से हमें जिस संस्कृति का दर्शन प्राप्त होता है उसी को हम राष्ट्रीय संस्कृति कहते हैं। देखिए अगला गद्यांश का संकेत है कि पृथ्वी के डैश 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 होना चाहिए। इसका संदर्भ लिखना था, तो संदर्भ में शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। तो शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। इसमें प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़कर कोई भी राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार किसी भी वर्ग को अथवा किसी भी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ छोड़कर संपूर्ण राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। अतः राष्ट्र की उन्नति के लिए उसके प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखना होगा। यदि देश के किसी एक भाग में गरीबी, अशिक्षा अथवा पिछड़ापन है तो उसका प्रभाव केवल उसी क्षेत्र में ही नहीं पड़ेगा, अपितु संपूर्ण राष्ट्र उससे प्रभावित होगा। देखिए इसमें कहा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि कोई भी व्यक्ति को पीछे छोड़ करके राष्ट्र की प्रगति के मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी प्रकार किसी भी वर्ग को अथवा किसी भी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ छोड़कर हम राष्ट्र की प्रगति की कल्पना नहीं कर सकते। राष्ट्र की उन्नति के लिए हमें हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय के लोगों को लेकर चलना होगा, यानी उन्हें ध्यान रखना होगा। और देश के किसी एक भाग में अगर गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन है तो उसका प्रभाव निश्चित ही क्या है, हमारे राष्ट्र पर पड़ेगा। इसलिए हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इन सारी अशिक्षा, गरीबी, पिछड़ापन इत्यादि को दूर करेंगे, तभी हमारे राष्ट्र की प्रगति संभव है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध क्यों लेनी चाहिए। तो आप उत्तर लिखेंगे हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी जन को पीछे छोड़कर कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र के विकास में सभी की समान सहभागिता होती है, यानी राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें सुध क्यों लेनी चाहिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग का ध्यान हमें इसलिए रखना चाहिए क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़कर कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र के विकास के लिए सभी की समान सहभागिता जरूरी है। अगला प्रश्न है कि समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से क्यों ओतप्रोत होना चाहिए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि समस्त देशवासियों में समन्वय का भाव होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति समान निष्ठा होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि इस धरती पर सभी मनुष्यों को समान अधिकार प्राप्त है क्योंकि सभी जन धरती माता के पुत्र हैं। पृथ्वी पर व्याप्त समस्त वस्तुओं का उपभोग करने का सभी को समान अधिकार है। सामान्य सी बात है, प्रश्न बहुत ही ईजी है कि इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है। तो देखिए मनुष्य जो भी इस पृथ्वी पर निवास करता है, धरती क्या है, सभी लोगों की माँ है और धरती पर जितनी भी वस्तुएं उपभोग के लिए हैं वो सारी चीज़ें सभी के लिए है, इसीलिए सभी को समान अधिकार प्राप्त है। अगला देखिए, अगला जो आपका
गद्यांश इस प्रकार है। संकेत, जंगल में डैश 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 रूप है। तो इसका पहला प्रश्न है कि जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है। तो आप उत्तर लिखेंगे जंगल और राष्ट्रीय जन में यह समानता है कि इनमें विविधता होते हुए भी एकता रहती है। जंगल और राष्ट्रीय जन में यह समानता है कि इनमें विभिन्नता यानी भिन्नता होते हुए भी क्या रहती है, एकता रहती है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है। तो आप लिखेंगे कि विभिन्न संस्कृतियों की मिलन की तुलना जंगल और समुद्र से की गई है। अदम्य और अविरोधी का शब्दार्थ लिखिए। तो अदम्य का शब्दार्थ होता है प्रबल या प्रचंड। अविरोधी का विरोध न करने वाला यानी विरोध के बिना। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या के अंतर्गत आप लिखेंगे कि राष्ट्रीय संस्कृति अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभावों को विस्मृत कर देना चाहिए यानी भुला देना चाहिए और आपस में सौहार्द एवं विविधता में एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार की समन्वयात्मक भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुखद जीवन व्यतीत करने में सफल हो सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें यह बताया गया कि राष्ट्रीय संस्कृति अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए हमें जो भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित जो भेदभाव की भावना है उसे हमें क्या करना चाहिए, भुला देना चाहिए और आपस में हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और हमें विविधता के अंदर एकता का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार की समन्वय की भावना जब होगी तो इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र का जो हर नागरिक है वह सुखद जीवन व्यतीत कर सकने में सफल हो सकेगा। अगला प्रश्न, अगला जो गद्यांश है वो इस प्रकार है कि धरती माता की डैश 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 आवश्यक है। ये अगला गद्यांश का संकेत है। अगले गद्यांश के संकेत के पश्चात आप देखेंगे, देखिए संदर्भ जो है पूर्ववत है। पूर्ववत का अर्थ है कि आपका जो शीर्षक का नाम है वो राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक का नाम जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल है। अब इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे धरती माँ के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है यानी धरती जो है उसके अंदर बहुत सारी खजाने भरे पड़े हैं, इसीलिए आप उसे क्या कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का कोष है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए क्योंकि यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। हजारों लाखों वर्षों से जब से इस धरती का निर्माण हुआ है इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रही हैं। इतना आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। अभी आपने देखा कि धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने गर्भ में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है। अगला प्रश्न है कि किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। तो आप उत्तर लिखेंगे दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यानी जो नदियाँ होती हैं वो पहाड़ों को रगड़ती हैं और रगड़ने के कारण उससे जो मिट्टी होती है उससे विभिन्न प्रकार के मिट्टियों का समन्वय होता है पृथ्वी पर और पृथ्वी इस प्रकार से सुसज्जित होती है। तो आप किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। तो आप उत्तर लिखेंगे दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो आप उत्तर लिखेंगे आर्थिक विकास के लिए जांच पड़ताल आवश्यक है। अगला प्रश्न है अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे धरती माता के गर्भ यानी कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। अगला जो आपका गद्यांश है वो इस प्रकार है कि साहित्य कला डैश 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 स्वास्थ्य कार्य है। ठीक है, ज नंबर आपका जो गद्यांश है। संदर्भ पूर्ववत लिखेंगे यानी शीर्षक का नाम और लेखक का नाम सेम है। रेखांकित अंश की व्याख्या के अंतर्गत आप लिखेंगे लेखक ने स्पष्ट किया है कि एक राष्ट्र में कई समुदाय होते हैं, उन सबकी अपनी अपनी संस्कृतियां हैं। ये संस्कृतियां साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि अनेक रूपों में मुखरित होती हैं। बाह्य दृष्टि से देखने पर ये सभी भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, किंतु इनके अंदर मूल रूप से एक ही सूत्र, एक ही आत्मा होती है जो व्यक्ति सहृदय है।
वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसमें आनंदित होता है। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि एक राष्ट्र में कई समुदाय होते हैं और सबकी अपनी अपनी जो है वो संस्कृति होती है। ये संस्कृतियाँ साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि अनेक रूपों में मुखरित होती है। बाह्य दृष्टि से देखा जाए, अगर बाहरी रूप से हम देखते हैं इन समुदाय की संस्कृतियों को, तो सभी समुदाय की संस्कृतियां हमें अलग अलग दिखाई देती है। पर जो भी व्यक्ति सहृदय है वो क्या करता है, वो इसके आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, यानी अनेकता में एकता को देखता है और आनंदित होता है। अगला देखिए प्रश्न है, सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्नचित होता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करके प्रसन्नचित होता है। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने भावों को प्रकट करते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो इस प्रकार है, अनेक जनों से बने राष्ट्र के लिए क्या स्वास्थ्यकर है? तो आप उत्तर लिखेंगे, अनेक जनों से बने राष्ट्र के लिए उदार भावना स्वास्थ्यकर है, यानी उदार भावना जो है वही क्या है, स्वास्थ्यकर है। अगला जो गद्यांश है वो इस प्रकार है कि यह प्रणाम भाव डैश 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 धर्म है। ठीक है, बस ये संकेत है, संदर्भ पूर्वक है, यानी शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल है। अगला प्रश्न है कि किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, भूमि और जन की दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, यानी भूमि और जन की दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का स्वरूप या राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, अपनी धरती के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। आदर भाव की दृढ़ दीवार पर ही राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र का निर्माण होता है। देखिए, सॉरी, एक बार फिर से देख लीजिए, किस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, अपनी धरती के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। आदर भाव की इस दृढ़ दीवार पर ही राष्ट्र का निर्माण होता है। आदर की यह भावना दृढ़ चट्टान के समान है। इस चट्टान पर टिककर राष्ट्र का जीवन चिरस्थायी हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है? तो आप लिखेंगे, जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है? तो माता के प्रति अनुराग यानी प्रेम और सेवा भाव पुत्र का कर्तव्य है। इतना हमने प्रयास किया है आपको पूरे गद्यांश के उत्तरों को साझा करने का। अच्छा है, यह वीडियो आपको पसंद आया हो